ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम बड़े भाई साहब का चौथा और अंतिम भाग पढ़ेंगे। इसके पहले मैं 3 वीडियोस पोस्ट कर चुकी हूँ और मैं आपको बता दूं कि मैं हर पंक्ति में से एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए समझा रही हूँ, इसलिए आपको इतने सारे वीडियोस देखने पड़ रहे हैं। क्योंकि जब तक साहित्य के किसी भी पाठ को जब तक पूरी तरह से समझ के ना पढ़ा जाए, उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इसमें से कुछ भी पूछा जाएगा आप उत्तर दे पाओगे। इस तरह से आपने यदि समझा है तो आप जरूर परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होगे, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। किसी भी पंक्ति को लेकर उसे समझाने के लिए कहा जा सकता है। तो इसलिए पाठ को अच्छी तरह एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए, एक एक बात का भाव समझते हुए पढ़ना जरूरी है। तो अब हम आगे चलते हैं। हम 60 पृष्ठ पर थे, 60 पेज नंबर 60 के दूसरे पैराग्राफ में देखेंगे, जब वो छोटे भाई कह रहे हैं कि अब तो बड़े भाई साहब मेरी फजीहत नहीं कर सकते, अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो दनादन पास होता जा रहा हूं। और साथ में उनके मन में ये भी बात आई कि भाई हैं बड़े, मेरा हित चाहते हैं, मेरा भला चाहते हैं, इसीलिए मुझे डांटते रहते हैं। तो आगे देखते हैं हम दूसरा पैराग्राफ, दूसरा अनुच्छेद। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। 2 बार एक ही क्लास में फेल होने के बाद उन्हें भी लगा, बड़े भाई साहब को भी लगा कि अब मेरा हक नहीं है छोटे भाई को डांटना। तो थोड़े से वे पहले इतना उग्र रूप दिखाते थे, इतना रोब झाड़ते थे, इतना रौद्र रूप दिखाते थे, इतना क्रोध करते थे, अब थोड़े नरम पड़ गए और धीरज से काम लेने लगे। धीरज, धैर्य से, हौसले से। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। नेचुरली अब किस मुंह से डांटेंगे जब खुद फेल हो रहे हैं 2-2 बार एक ही क्लास में, और छोटे भाई को कैसे डांट सकते हैं। यह रहा भी तो बहुत कम, अब उन्हें अधिकार नहीं रहा, अगर है भी तो थोड़ा बहुत, बहुत कम हो गया उनका अधिकार डांटने का। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। अब जब छोटे भाई ने देखा, प्रेमचंद जी ने देखा कि ये तो अब सह रहे हैं, मुझे कुछ कहते नहीं है ज्यादा, तो वो और स्वतंत्र हो गए, स्वच्छंदता और फ्री हो गए और स्वतंत्र हो गए। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। अब लेखक को लगा कि भाई साहब तो बहुत सहनशील हो गए हैं, तो उनकी सहिष्णुता यानी उनकी सहनशीलता, उनके सहने की शक्ति का ये फायदा उठाने लगे। कैसे? मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। तो ये लेखक को ऐसा अपने ऊपर विश्वास हो गया था कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, चाहे मैं पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं। मेरी तो तकदीर ही इतनी अच्छी है, इतनी श्रेष्ठ है, इतनी बलवान है, इतनी शक्तिशाली है, मेरी किस्मत बहुत ताकतवर है, इसलिए मैं पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं, मैं तो पास हो ही जाऊंगा। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हो गया। भाई साहब के डर से थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे लेखक कि भैया डांटेंगे, लेकिन अब तो इन्हें ये लगा कि भैया भी नहीं डांटते, वो भी सहने लगे हैं मेरी कमजोरियों को, खेलने कूदने को, कुछ कहते नहीं है, और मैं तो पास हो ही जाऊंगा, मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की। तो उन्होंने जो थोड़ा बहुत वो पढ़ते थे प्रेमचंद जी, वो भी छोड़ दिया। मुझे कनकौए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। कनकौए कहते हैं पतंग को, काइट, गुड्डी, गुड्डी उड़ाना। उसको पहले पुराने जमाने में उस साइड में यूपी बिहार की तरफ कनकौआ कहते थे, जिसके कान है। कौआ उड़ता, गुड्डी उड़ती है, कौआ भी उड़ता है, तो कनकौए, कौए के कान उड़ रहे हैं या कान वाले कौए उड़ रहे हैं, इस तरह से बना दिया होगा ये शब्द। तो उन्हें शौक हो गया गुड्डी उड़ाने का, क्योंकि अब फ्री हो गए थे, डरना छोड़ दिया था, और अब सारा समय पतंगबाजी को ही भेंट होता था। भेंट होता था
चढ़ जाता था, सारा समय उसी में चला जाता था, पतंगबाजी में। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था। फिर भी लेखक कहते हैं भाई मेरे बड़े थे, इसलिए मैं उनका अदब करता था, उनका आदर करता था, उनकी इज्जत करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था। हमेशा उनसे छूटकर, बचकर, कुछ बहाना बनाकर पतंग उड़ाते थे। माझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। अब जब गुड्डी उड़ाते हैं तो बच्चे उसमें मांझा बांधते हैं, वो जो धागा बांधते हैं ना गुड्डी को उड़ाने का, उसको मांझा कहते हैं। तो मांझा बांधना भी एक बहुत बड़ा काम होता है गुड्डी उड़ाने से पहले। यदि आप लोगों ने देखा होगा गुड्डी उड़ाते हुए लोगों को, तो बहुत बड़ा काम होता है उसको कन्नी बनाकर, उसको मांझे को किसी तरह से गुड्डी में छेद करके उसमें धागा डालते हैं। बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट होता है वो। तो मांझा बांधना और कन्ने कन्ने बांधना, कन्नी बांधते हैं उसको गुड्डी में। आप पता करिए कन्नी कैसे बांधते हैं, ये भी एक होमवर्क है आपका। गुड्डी में आपको आता ही होगा, पता ही, लड़कों को तो जरूर पता होगा, लड़कियां पता कर सकती हैं कि गुड्डी में, पतंग में कन्नी कैसे बांधी जाती है। पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां करना, टूर्नामेंट मैच, पतंगबाजी का टूर्नामेंट होता था, मैच होता था। लोगों की पतंगबाजी कंपटीशन की तरह भी होता, कौन कितनी पतंगे काटेगा, इस तरह का टूर्नामेंट भी होता था। तो उसकी तैयारियां, ये सब समस्याएं थी, मांझा बांधना, ये सब प्रॉब्लम्स थी। इनको चुपचाप गुप्त रूप से लेखक कर लेते थे, प्रेमचंद जी कर लेते थे गुप्त रूप से, चुपचाप सीक्रेट तरीके से। भाई साहब को पता भी नहीं चलता था कि ये सब काम कर रहे हैं। गुप्त रूप से चुपचाप हल कर ली जाती थी, समस्याओं का समाधान कर लिया जाता था। अगर ये समस्या है कि पतंग में धागा बांधना है, मांझा बांधना है, कन्ने काटने हैं, फिर वो टूर्नामेंट खेलना है, तो ये इन समस्याओं का समाधान चुपचाप हो जाता था। मैं भाई साहब को ये संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है, इसलिए भाई साहब को बताते नहीं थे कि मैं ये खेल कूद करने जा रहा हूँ, गुड्डी उड़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब सोचेंगे कि अब मेरी इज्जत नहीं करता, ये खेलने में लगा रहता है, इसलिए चुप, ये बात बताते ही नहीं थे कि वो खेलने जा रहे हैं। भाई साहब किसी भ्रम में ही रहते होंगे कि शायद पढ़ रहा है कहीं बैठकर। तो कहते मैं भाई साहब की इज्जत और सम्मान उनकी नज़रों में कम नहीं करना चाहता था। तो देखिए कितना अच्छी फीलिंग है भाई के प्रति, कितनी अच्छी भावनाएं हैं। चाहे भाई साहब फेल भी हो रहे हैं, फिर भी छोटे भाई की नज़रों में अपने बड़े भाई के प्रति सम्मान कम नहीं हुआ है और न ही वो कम करना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मैं भाई साहब को ये संदेह न करने देना उनके मन में ये शंका भी पैदा नहीं करने देना चाहता था, ये शक भी पैदा नहीं करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया, कि मैं अब उनका सम्मान नहीं करता, मैं कम सम्मान करता हूँ। लिहाज करना, उनसे शर्म करना, उनकी इज्जत करना, उनका आदर करना। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आपने देखा होगा जब गुड्डी उड़ाते हैं, कोई गुड्डी कट जाती है पतंग, तो बच्चे, ढेर के ढेर बच्चे उस पतंग को लूटने के लिए भागते हैं। तो एक दिन हॉस्टल से दूर लेखक भी पतंग लूटने के लिए बेतहाशा, बिना इधर उधर देखे भागते जा रहे थे, बिना रुके, बेतहाशा बिना रुके तेजी से भागना। आंखें आसमान की ओर थी। आंखें आसमान की ओर क्यों थी? क्योंकि पतंग आसमान से नीचे गिर रही थी। और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर, और मन उस आकाशगामी पथिक, आकाशगामी पथिक कौन है? पतंग। ऐसे लग रहा था वो पतंग आकाश की तरफ जा रही है, पथिक की ओर, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। ऐसे पथिक से उस टूटी हुई पतंग की तुलना की है लेखक ने, जो चाहता तो आकाश की ओर जाना है, ऊपर, लेकिन वो
नीचे मंद गति से झूमता पतन की ओर चला, लेकिन वो पतन की ओर आ रहा है। जाना चाहता है ऊपर आकाश की ओर, परंतु वो पतन की ओर आ रहा है, नीचे गिर रहा है। ऐसा पथिक है पतंग। तो पतंग जब टूटती है तो थोड़ी देर तो आकाश में ऐसे ऐसे उड़ती रहती है, फिर धीरे धीरे नीचे आती है। तो देखने से ऐसा लगता है कि वो ऊपर जा रही है, लेकिन जब वो धीरे धीरे झूमती हुई नीचे गिरती है तब लगता है अच्छा ये पतंग तो कट गई है और ये अब नीचे गिरने वाली है, पतन होने वाला है इसका। तो ऐसे पथिक से तुलना की है पतंग की, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा है। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। तो उस पतंग की तुलना उस आत्मा से की है जो आत्मा स्वर्ग से निकलकर धरती पर आ रही है और नए संस्कार ग्रहण करने आ रही है। स्वर्ग से निकलकर धरती पर कोई क्यों आएगा? कुछ नया बनने के लिए। धरती पर क्या कुछ नया होता है वो जानने के लिए। तो ऊपर से नीचे जो चीज गिरती है वो कुछ नया ही सीखने के लिए आती है। तो पतंग के उदाहरण के द्वारा लेखक पथिक की तुलना कर रहे हैं कि कई बार इंसान चाहता है ऊपर जाना, ऊपर उड़ना, लेकिन वो भटक जाता है, वो टूट जाता है, वो गलत रास्ते पे चला जाता है, तो उसका पतन हो जाता है। और आत्मा से भी आत्मा की भी तुलना की है उन्होंने कि कोई आत्मा अच्छे संस्कार लेकर आती है स्वर्ग से, ऊपर से, लेकिन वो धरती पर आकर उसके संस्कार बदल जाते हैं, क्योंकि धरती स्वर्ग की तरह पवित्र नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ इन्होंने तुलना की है और साथ में ये बात भी बताई है कि निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। विरक्त मन से जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, तो स्वर्ग का सब कुछ त्याग कर वहां से सन्यास लेकर, वहां से विरक्ति लेकर धरती पर आ रही हो। तो मैं एक बार फिर से इसे पढ़ रही हूं, आपको मैंने समझा दिया, अब इसे समझने की कोशिश कीजिए। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर, आकाशगामी आकाश की ओर जाते हुए, पथिक यानी यात्री, ट्रैवलर, राही, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मंद गति से धीमे धीमे, जैसे पतंग धीमे धीमे नीचे गिरती है। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। और उस पतंग को देखकर एक तो पथिक की याद आई लेखक को, और दूसरा उस आत्मा की याद आई जो स्वर्ग से निकलकर नए संस्कार लेने धरती पर आ रही, क्योंकि स्वर्ग और धरती में संस्कारों में बहुत भिन्नता है, अलग है संस्कार। बालकों की पूरी सेना लग और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। अब जो बालक थे, बच्चे थे, पतंग को लूटने के लिए भाग रहे थे, वो बड़े बड़े डंडे लेकर चल रहे थे, दौड़ रहे थे कि उस डंडे से पकड़ लेंगे, धागे में लपेट लेंगे डंडे में धागे को और लूट लेंगे पतंग को। तो लग कहते हैं बड़े बड़े डंडे और झाड़दार बांस, ऐसा बांस जिसका अभी ऊपर से झाड़ लगा हुआ हो, पत्ते लगे हुए हों, उस पूरे के पूरे बांस को लेकर वो दौड़ रहे थे बच्चे। इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी बालकों की सेना। किसका स्वागत करने? उस पतंग का, जो पतंग टूटकर गिर रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। बच्चे जब पतंग लूटने के लिए भागते हैं ना, तो वो देखते भी नहीं है, ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, और कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, गाड़ियों के नीचे कुचले जाते हैं, गिर जाते हैं, चोटें लग जाती हैं। तो ये भी ऐसे ही भागते हुए जा रहे थे, इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी, सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। ऐसे लग रहा था सारे ही आकाश में उड़ रहे हैं, जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां।
ऐसे लग रहा था भाग रहे थे जैसे सब बिल्कुल प्लेन भूमि है, बिल्कुल समतल है, ऊंची नीची जगह है ही नहीं, इसलिए आसानी से दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं बिना देखे। वो तो ऐसे भाग रहे थे जैसे ना तो सड़क पे कोई मोटर चल रही है, ना कोई गाड़ी चल रही है, ना कोई ट्राम चल रही है। ट्राम जानते हो आप लोग, एक गाड़ी होती थी बस की तरह, जो सड़कों पर ट्रेन की तरह पटरियों पर चलती थी, होती थी वो बस की तरह पर चलती थी वो ट्रेन की तरह पटरियों के ऊपर, उसे ट्राम कहते थे। अभी भी कलकत्ते में, कैलकाटा में ट्राम चलती है और कहीं भी नहीं। पहले दिल्ली में भी ट्राम चला करती थी। तो आप ट्राम क्या है देखना चाहते हो तो गूगल करके देख लीजिए। तो बच्चे ऐसे भाग रहे थे जैसे सड़क पर कुछ है ही नहीं, गाड़ियां वाड़ियां नहीं चल रही हैं, उनको होश ही नहीं थी, लेकिन सब कुछ था सड़क पर। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, और भाई साहब से मुठभेड़, सामना होना। भाई साहब ने देख लिया, आ गए सामने, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, उग्र भाव से क्रोध के भाव में, गुस्से के भाव में बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ये बाजारी बाजारी लौंडे, लौंडे लड़कों को कहते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, तो ये बाजारी हैं, ये आवारा हैं, बाजारी आवारा, इनको कोई काम धंधा नहीं है, इनके साथ तुम कनकौए के पीछे भाग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? धेले के कनकौए के पीछे, धेला कहते हैं एक पैसा होता है, एक पैसे का भी आधा पैसा होता था पहले जमाने में, उसे धेला कहते थे। वो तांबे के सिक्के होते थे, अब तो किसी ने, मैंने भी नहीं देखे, आपने भी नहीं देखे होंगे। तो धेला होता है जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 98 में 50 पैसे होते हैं, फिर 54 में 25 पैसे होते हैं, 20 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, 2 पैसे, 1 पैसा, 1 पैसे का आधा पैसा धेला होता है। तो एक धेले की पतंग के पीछे तुम भाग रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो? तुम्हें ये भी शर्म नहीं आती, लिहाज नहीं है तुम्हें इस बात की भी? शर्म नहीं है तुम्हें? ये लिहाज जहां भी आया है वो शर्म के लिए आया है कि तुम अब नीची जमात में नहीं हो, यानी तुम छोटी क्लास में नहीं हो। नीची जमात, छोटी क्लास, तुम छोटी क्लास में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो, और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। तो क्या लेखक इसमें थे 7वीं में? आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। तो बड़े भाई साहब की दृष्टि में 7वीं क्लास, 8वीं क्लास बहुत बड़ी होती है, उस समय होती भी थी बड़ी। 10वीं पढ़कर लोग बड़ी बड़ी नौकरियां करने लग जाते थे। तो अब शुरू हो गए भाई साहब फिर से भाषण देने। क्या कहते हैं? एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। तहसीलदार एक ओहदा था, एक पदवी थी, जो जैसे कोई कस्बा होता है, कोई तहसील होती है, उसके बड़े मुखिया। तो कह रहे 8वीं पढ़ के लोग तहसीलदार बन जाते थे, पूरे कस्बे के बड़े मुखिया बन जाते थे। मैं कितनी ही मिडिलचियों को जानता हूँ। मिडिलचियों, मिडिल स्कूल तक पढ़ने वाले। मिडिल स्कूल कितना होता है? हाई स्कूल 9, 10, 11, 12 होता है। प्राइमरी स्कूल क्लास 1 से 5th तक होता है, और मिडिल स्कूल 6, 7, 8। तो मिडिलची कौन हुए? जिन्होंने 8th क्लास पास कर ली है। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मैजिस्ट्रेट हैं। मैजिस्ट्रेट जो न्याय के क्षेत्र में काम करते हैं। मैजिस्ट्रेट जो सरकारी महकमे में कई चीज़ें, संपत्ति बेचनी हो, किसी ने खरीदनी हो तो उसमें साइन करते हैं, वो पास करते हैं। तो मैजिस्ट्रेट या सुप्रिटेंडेंट बन चुके हैं। और कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। 8वीं पढ़ के, मिडिल स्कूल पढ़ के कितने इस पोस्ट पर आ गए, मैजिस्ट्रेट, सुप्रिटेंडेंट। कितने ही 8वीं जमात वाले लीडर बन गए, समाचार पत्रों के एडिटर बन गए। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं। बड़े बड़े विद्वान लोग 8वीं क्लास पढ़े इन लोगों के अंडर काम करते हैं। मातहती उनके नीचे काम करते हैं, उनका ऑर्डर सुनते हैं। और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है, मुझे तुम्हारी नासमझी पर,
कम अक्ली ना समझी। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह ज़हन किस काम का जो हमारे आत्म गौरव की हत्या कर डाले। माना कि तुम बहुत प्रतिभावान हो, तुम्हारे में बहुत सारी सामर्थ्य है, तुम पढ़ने में तेज हो। ज़हीन प्रतिभावान, जिसमें प्रतिभा होती है, जिसमें काबिलियत होती है, जिसमें एबिलिटी होती है पढ़ने की, मान लिया। लेकिन वह ज़हन, वह प्रतिभा, वह काबिलियत किस काम की जो हमारे आत्म गौरव की हत्या कर डाले। तुमने तो अपने आत्म गौरव की हत्या ही कर दी, एक पतंग के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें आत्म सम्मान नहीं है, अपना स्वाभिमान भी नहीं है। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं, महज केवल एक दर्जा नीचे हूं, और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे सिर्फ एक ही क्लास आगे हूं, या तुम मुझसे एक ही क्लास पीछे हो, तो अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। कह रहे हैं अगर टीचर्स का, ये जो एग्जामिनर्स का जो परीक्षा लेते हैं और पेपर जांचते हैं और नंबर देते हैं, उनका तो यही हाल है, तो मुझे फेल कर ही देंगे। इसलिए अगले साल तो तुम मेरे साथ आ ही जाओगे, समकक्ष मेरे साथ, समकक्ष सेम कक्षा में, बराबर कक्षा में आ जाओगे। और शायद 1 साल बाद मुझसे भी आगे निकल जाओ। हो सकता है मैं फिर फेल हो जाऊं तीसरी बार, और तुम मुझसे भी आगे निकल जाओ, क्योंकि तुम तो प्रतिभावान हो। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। चलो मान लिया तुम मेरे से आगे क्लास में भी चले जाओगे, मुझसे छोटे, 5 साल छोटे होते हो भी, लेकिन मेरा और तुम्हारा जो 5 साल का फर्क है, अंतर है उम्र में, वो तो नहीं खुदा मिटा सकेगा। क्लास का अंतर चलो टीचर्स लोग मिटा देंगे, लेकिन जो अनुभव मेरे पास है, जो उम्र मेरे पास है, वो तो कम नहीं हो जाएगी। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है, जो अनुभव है, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूं तो अनुभव भी मुझे ज्यादा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम एमए और डीफिल और डीलिट ही क्यों ना हो जाओ। तुम चाहे एमए कर लो, मास्टर कर लो, चाहे तुम डीफिल कर लो, फिलॉसफी में डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी, और चाहे तुम डी.लिट कर लो, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, ये डिग्रियों के नाम है, क्यों ना हो जाओ। समझ किताब पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। अब ये फिर वही बात कह रहे हैं कि किताबें पढ़ने से शिक्षा नहीं पूरी होती जब तक दुनियादारी की समझ ना हो। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया, और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। फिर वो उदाहरण देते हैं कि अपने माता पिता का, अम्मा ने कोई पढ़ाई नहीं की है, दादा भी 5वीं 6ठी क्लास, दादा यानी पिताजी उनके 5वीं 6ठी तक पढ़े थे, लेकिन वो कह रहे हैं उनको हमें सुधारने का अधिकार है, चाहे हम कितना भी पढ़े लिख जाएं। तो यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि माता पिता को हमेशा बच्चों को समझाने का अधिकार होता है, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे वो अनपढ़ हों, चाहे बच्चे उनसे कितने भी बड़े विद्वान बन जाएं डिग्रियां लेकर, लेकिन अपने से बड़ी उम्र के लोगों के पास डिग्रियां ना होते हुए भी क्या होता है, उनका अनुभव, उनकी उम्र का अनुभव, उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस, उन्होंने जीवन में इतनी घटनाएं देखी होती हैं कि उन घटनाओं से वो सब सीख जाते हैं जो पुस्तकें भी नहीं सिखा सकती। तो देखिए भाई साहब कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं। इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। तो उन्हें हमें समझाने और सुधारने का अधिकार क्यों है? इसलिए नहीं कि उन्होंने हमें जन्म दिया है, इसलिए कि उन्हें हमसे ज्यादा तजुर्बा है। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। तो वो कह रहे हैं कि
माता पिता को ये सब नहीं पता होगा कि अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है। अमेरिका की राज व्यवस्था तो हम किताबों में पढ़ सकते हैं, माता पिता ने नहीं पढ़ी होगी। और उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि 8वें हेनरी द एट्थ, हेनरी का 8वीं वंशज, 8वीं पीढ़ी ने कितने ब्याह किए थे, कितनी शादियां की थी, उन्हें यह भी नहीं पता होगा क्योंकि उन्होंने पुस्तकें नहीं पढ़ी। और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, कितने ग्रह हैं, तारे सितारे जो हैं, जो गैलेक्सी है, जो क्या बोलते हैं स्पेस में क्या क्या नक्षत्र हैं, चांद सितारे, सब वो सब भी नहीं उन्हें पता होगा क्योंकि उन्होंने साइंस नहीं पढ़ी है, हमारे माता पिता ने। लेकिन और लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। हमने चाहे 8वीं तक भी कई पुस्तकों में बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन माता पिता ने वो सब नहीं पढ़ा, परंतु फिर भी उनके पास ज्ञान ज्यादा है। दैव न, अब फिर उदाहरण दे रहे हैं कि दैव न करे, दैव ईश्वर भगवान न करे, आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा। तुम क्या करोगे? टेलीग्राम, उस समय टेलीग्राम चलती थी, दादा पिताजी को, अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम क्या करोगे? तुम दादाजी को टेलीग्राम कर दोगे। टेलीग्राम फटाफट पहुंच जाती थी, जैसे रात को भेजी तो सुबह पहुंच जाती थी। तब फोन तो होते नहीं थे, मोबाइल्स नहीं होते थे, कुछ नहीं था, तो टेलीग्राम ही सबसे जल्दी पहुंचने, सब खबर पहुंचाने का साधन था। तो कह रहे हैं कि तुम क्या करोगे? तार देने के सिवा और तुम्हें कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार नहीं देंगे। अगर तुम्हारी जगह, मैं बीमार हूं और तुम्हारी जगह पिताजी वहां होंगे तो क्या करेंगे? वो किसी को तार नहीं देंगे, ना घबराएंगे और ना बदहवास होंगे। बदहवास परेशान, ना परेशान होंगे। पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे। मरज बीमारी पहले देखेंगे कि मुझे क्या हुआ है। उनको इतना ज्ञान है कि वो देखते ही पहचान जाएंगे मुझे कौन सी बीमारी हुई है। उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। कह रहे हैं बीमारी तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमें तो खर्च करना भी नहीं आता। हमें महीने में जितने पैसे मिलते हैं उसको किस तरह से खर्च करना है, इतना भी हमें तजुर्बा नहीं है, इतना भी नॉलेज नहीं है, इतना भी अनुभव नहीं है। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं। 20-22 दिन तक, एक महीने के पैसे भेजते हैं तो हम 20-22 दिन में खर्च कर देते हैं, और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। मोहताज होना, दूसरों पर निर्भर करना, दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाना। फिर दूसरों की तरफ देखते हैं, कोई हमें उधार दे दे या किसी से हम काम उधार करवा लें। नाश्ता बंद हो जाता है, फिर पैसे बचाने के लिए नाश्ता बंद करते, क्योंकि पैसे नहीं है तो खाएंगे क्या, तो दिन में 3 की जगह 2 बार खाने लगते हैं। धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, ना कपड़े धुलवाते हैं, ना नाई के पास बाल कटाने जाते हैं, उनसे उनसे मुंह छुपाने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है। अब वो कह रहे हैं जितना पैसा हमें वो दे रहे हैं हर महीने, उससे आधे में उन्होंने अपने जीवन का इतना बड़ा हिस्सा अच्छी तरह इज्जत से गुजारा है। किसी से मांगा नहीं, किसी से कर्ज नहीं लिया, किसी से उधार नहीं लिया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, इज्जत से रहे हैं। तो ये है जीने का तरीका। वो ये कहना चाहते हैं कि पुस्तकें पढ़ने से इंसान अनुभवी नहीं हो जाता है। शिक्षा क्या है? शिक्षा हमें जीना सिखाती है। शिक्षा केवल इंफॉर्मेशन नहीं है, शिक्षा केवल सूचना नहीं है, हम तो केवल सूचनाएं एकत्र कर रहे हैं। शिक्षा होती है जो सही तरीके से जीना सिखाए। तो लेखक ये बताना चाहते हैं कि उनके भाई उन्हें समझा रहे हैं कि माता पिता जिस तरह से जीते हैं उन अपने अनुभव से, वो है असली शिक्षा, और वो जो हमें सिखाते हैं वो होती है असली शिक्षा। तो कह रहे हैं कि उन्होंने कैसे हमसे आधे खर्चे में अपने कुटुंब का, अपने परिवार का पालन किया है। नेक नामी, नेक नामी अच्छे नाम से, बदनामी नहीं की। बदनामी का उल्टा होता है नेक नामी, अच्छा नाम कमाया है।
जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। उनके घर में 9 आदमी थे और कैसे वो घर का गुजारा चलाते थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, उनके जो हेडमास्टर साहब है उनके जीवन के का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, देखो एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपको पता है कहाँ है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एमए हैं, 1,000 रुपये पाते हैं। उस समय 1,000 बहुत होता था, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। पढ़कर हेडमास्टर साहब आए हैं ऑक्सफोर्ड से, लेकिन घर का इंतजाम बूढ़ी माँ चलाती है, खर्चा घर का बूढ़ी माँ चलाती है, जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। तो क्या चाहिए घर चलाने के लिए, दुनिया चलाने के लिए? अनुभव, तजुर्बा। हेडमास्टर साहब की डिग्री तो फिर बेकार हो गई, पढ़कर वो आए हैं और घर माँ चला रही है। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे तो खर्च पूरा न पड़ता था। जब हेडमास्टर साहब घर चलाते थे तो खर्चा पूरा नहीं पड़ता था। कर्जदार रहते थे, हमेशा किसी न किसी से कर्जा उधार ले लेकर रखते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, प्रबंध, मैनेजमेंट, व्यवस्था, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है, इतनी बरकत हो गई है, जैसे पैसा ही पैसा हो गया है, इतनी बचत होती है। तो भाईजान, ये गरूर दिल से निकाल डालो, गरूर, घमंड, कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो, कि तुम मेरी क्लास के पास आ गए हो, हमारा अंतर खत्म हो गया है, हमारा गैप कम हो गया है, तो जो भी कर सकते हो, तुम स्वतंत्र हो गए हो। मेरे देखते तुम बेराह ना चलने पाओगे, इसलिए मैं भी तो बड़ा हूं तुमसे, माता पिता नहीं हूं तो बड़ा भाई तो हूं, तो मेरे होते हुए तुम गलत राह, बेराह गलत रास्ते पर नहीं चल पाओगे। अगर तुम यो न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूं। जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही हैं, कड़वी लग रही हैं। जहर कड़वा होता है। तो भाई साहब ने अपने उम्र का पूरा फायदा उठाया और थप्पड़ तक दिखा दिया उनको कि मैं ये भी यूज कर सकता हूं तुम्हें सुधारने के लिए। इसलिए नहीं कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, इसलिए कि मैं बड़ा हूं और मेरे पास उम्र का तजुर्बा है। तो ये बात बहुत समझने वाली है, आप लोगों को भी समझना चाहिए कि आपके माता पिता, बड़े भाई बहन, आपके टीचर्स जो भी कहते हैं उसको मानना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास आपसे ज़्यादा अनुभव है। लेकिन आजकल बहुत कुछ देखने में आता है, आप लोग ऐसे नहीं हो, मैं जानती हूँ। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। लेखक भी कन्विंस्ड हो गए। ये जो नई बात उन्होंने बताई कि माता पिता को भी हक है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, क्लास में फर्स्ट आ जाने से कुछ नहीं होता। और लेखक को, प्रेमचंद जी को, ये बात समझ में आ गई। युक्ति, उपाय, ये वाली बात, युक्ति यानी ये युक्ति का अर्थ तो उपाय होता है, लेकिन ये जो बात बताई है बड़ों के पास अनुभव होने की, उससे कि लेखक नतमस्तक हो गए। नतमस्तक, उनका सिर झुक गया कि भाई साहब को कितना नॉलेज है, कितना पता है इस बारे में। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ, लघुता, छोटेपन का। लेखक को लगा मैं कितना छोटा हूँ, मैं फर्स्ट आता हूँ तो क्या, मैं हर बार पास हो जाता हूँ तो क्या, लेकिन जितनी समझ भाई साहब में है वो मुझ में नहीं है। और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई, रिस्पेक्ट। और मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं। किस बात का जवाब दिया? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं, कि मुझे आपकी बातें जहर नहीं लग रही हैं। आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। आप जो कुछ कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं वो सब सच है और आपको पूरा अधिकार है मुझे ये सब बताने का। क्यों? क्योंकि आप मुझसे बड़े। अब छोटे भाई को समझ आ गई कि बड़ों को कितना अधिकार होता है छोटों को समझाने का। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकौए उड़ाने को मना नहीं करता। भाई साहब ने अब अपने दिल की बात बताई कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम इंजॉय मत करो, तुम खेलो कूदो नहीं, मैं मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है,
मेरा भी मन करता है खेलने का, मेरा भी मन करता है पतंग उड़ाने का, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि बड़े भाई साहब कितना ध्यान रखते थे, कितना सैक्रिफाइस करते थे, कितना त्याग करते थे अपने छोटे भाई को सही राह पर लाने के लिए। ये तो ठीक है कि छोटे भाई साहब का दिमाग इतना तेज था, पढ़ने में इतने चुस्त थे कि वो किताबों को पढ़ जाते थे और सब कुछ उन्हें समझ आ जाता था, याद हो जाता था और वो अव्वल आ जाते थे, फर्स्ट आ जाते थे। लेकिन वो ये सोचते थे कि अगर मैं घूमूंगा, मैं गुड्डियाँ उड़ाऊंगा, मैं पतंगे उड़ाऊंगा, मैं खेलता रहूंगा सारा दिन, तो ये तो और भी बिगड़ जाएगा, ये तो पढ़ेगा ही नहीं बिल्कुल भी, ये तो कुछ बन नहीं पाएगा। तो उसके लिए वो इतना त्याग करते थे। मन उनका भी करता होगा खेलने का, पढ़ाई में उनका भी मन नहीं लगता था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं एक उदाहरण बनना चाहता हूँ अपने छोटे भाई को सही राह पर चलते रहने के लिए। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। एक गुड्डी पतंग कटकर उनके ऊपर से गुजरी। उसकी डोर लटक रही थी, उसका मांझा धागा लटक रहा था। लड़कों का एक गोल गोल झुंड, लड़कों का एक झुंड, लड़कों का एक समूह पीछे पीछे दौड़ा चला आता था गुड्डी लूटने के लिए। भाई साहब लंबे हैं, उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। भाई साहब ने भी गुड्डी पकड़ ली और दौड़े। भाई साहब के अंदर भी एक बच्चा था। भाई साहब का मन भी करता था पतंग उड़ाने का, लेकिन आज उन्हें ये बात समझ में आ गई कि मेरे छोटे भाई ने समझ लिया है सब कुछ, जो कुछ मैंने समझाया है, और अब उन्होंने वो पतंग को पकड़कर भाग कर ये बता दिया कि हम खुश रह सकते हैं इसी तरह, एक दूसरे का ध्यान रखकर, एक दूसरे की परवाह करके, बड़े होने की जिम्मेदारी निभाकर। और ये भी बता दिया कि बड़े हैं तो क्या हुआ, उन्हें भी खेलना कूदना अच्छा लगता है। तो ये पार्ट मैंने बहुत अच्छी तरह समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। मैं कोशिश करूँगी इसके पूरे प्रश्न अभ्यास का एक वीडियो बनाकर पोस्ट करूँ। तो ये पार्ट समाप्त हो गया है, हम यही वीडियो समाप्त करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने भाई बहनों के साथ प्यार के साथ रहिए।